नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। इतिहास में जितने युद्ध हुए उनमें सेना को ऊर्जावान बनाए रखने हमेशा नारा दिया जाता था। कोई एक नारा, एक स्लोगन जो पूरी सेना में बल भर देता था। राजनीति बेशक युद्ध नहीं है, लेकिन कार्यकर्ताओं का सेना की तरह मनोबल बढ़ाने बीजेपी हर बार चुनाव में एक नारा देती है। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने दिया था अब की बार 200 पार का नारा, लेकिन इस बार तो चुनाव की घंटी बजने के काफी पहले कार्यकर्ताओं के लिए 51% वोट शेयर का टारगेट तय कर दिया गया है। पिछले दिनों हुई कार्य समिति की बैठक में बीजेपी ने बूथ स्तर तक पार्टी की रणनीति तय कर दी और लक्ष्य दिया कि हर कार्यकर्ता पूरी ताकत लगाएगा। 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 51% तक पहुंचाएगा। केवल संगठन को रफ्तार में लाने के लिए है ये मंत्र, तब तो ठीक है, लेकिन क्या इस वोट शेयर के लक्ष्य को छू पाना कार्यकर्ता के लिए माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई जितना मुश्किल नहीं होगा? 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 41.02 यानी 41% लगभग पहुंचा था, और वो भी तब जब पार्टी ये दावा कर चुकी थी कि उसके पास 1 करोड़ तो मिस्ड कॉल से बने पार्टी के सदस्य हैं। जबकि इसी चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर 40.89% यानी लगभग 41% तक पहुंचा था। सवाल यह भी कि चुनाव के पहले इस नए कैंपेन की जरूरत बीजेपी को क्यों पड़ी है? अब इसके लिए रणनीति क्या होगी? क्या इस टारगेट तक पहुंच पाना केवल संगठन के बूते की बात है? योजनाएं जमीन तक पहुंचे ये सरकार की जिम्मेदारी, और संगठन उन योजनाओं को कैश करा पाए ये जवाबदारी संगठन की। क्या ये कदम ताल मुमकिन हो पाएगा? मूल सवाल यह कि 51% वोट बैंक का, वोट शेयर का, माफ कीजिए, टारगेट आसान है क्या? एक बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद होगा जिसके पास हम ये सारे सवाल लेकर जाएंगे और कहेंगे कि जवाब तो देना होगा। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। कार्यकर्ताओं के लिए कोई मंत्र? कार्यकर्ता लगातार मैदान में हैं और मंत्र यही है कि हर बूथ पर चुनाव जीतकर भारतीय जनता पार्टी 51% वोट भारतीय जनता पार्टी का हर बूथ पर कैसे आएगा, यही हमारा इस कार्य समिति में हम सब लोग मिलकर के संकल्प को लेकर के आगे बढ़ने वाले। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति के ठीक पहले ये जो बयान दिया, ये सिर्फ बयान नहीं था। 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले संगठन और सरकार के सामने पार्टी का दिया नया टारगेट है ये 51% वोट शेयर। ये टारगेट बीजेपी के मौजूदा वोट प्रतिशत से 10% ज्यादा है। बीजेपी की माने तो इस मिशन में बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता जुट गए हैं और किसी भी कीमत पर इस टारगेट को अगले चुनाव में हासिल करेंगे। बूथ प्रबंधन के माध्यम से, इसलिए आप देख रहे होंगे कि हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्रद्धेय BL संतोष जी पर एक बूथ पर जा रहे हैं। तो हमारी रीति नीति बहुत स्पष्ट है कि बूथ की हमारी समिति, बूथ के हमारे कार्यकर्ता मित्र के माध्यम से 51% मतों का लक्ष्य हासिल करना और जनता की सेवा करना। बीजेपी के इस टारगेट को लेकर सवाल भी हैं। सवाल ये कि जब पार्टी सबसे बड़ा दल होने का दावा करती है, फिर भी हर चुनाव में एक नया टारगेट फिक्स करती है। 2018 में पार्टी ने मिस्ड कॉल के जरिए 1 करोड़ नए सदस्य बनाने का दावा किया था, लेकिन चुनाव में वोट मिले 1,56,980। बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस को 1,55,95,153 वोट मिले, यानी बीजेपी के 41% वोट के मुकाबले कांग्रेस का वोट प्रतिशत 40.89% रहा। ये सब इनके जुमले हैं और ये जुमले बोल के ही समझ रहे हैं कि जो पहले जो इनको वोट मिला था उससे ज़्यादा मिल जाएगा, क्योंकि पहले भी इन्होंने कहा है कि हमारे 1 करोड़ मेंबर है। अगर 1 करोड़ मेंबर हैं तो 51% वैसे ही हो गया। दूसरी बात यह है कि उस मतदाता के वोट लेने की बात कर रहे हैं, 10% बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों की जान चली गई कोरोना में, उनको 4 लाख रुपए देने को तैयार नहीं है। खाद नहीं मिल रही है, उसको किसानों को देने को तैयार नहीं है। चुनाव के बाद बीजेपी ने मिस्ड कॉल कैंपेन की जब समीक्षा की तो नतीजा ये रहा कि 1 करोड़ सदस्यों की संख्या
60 लाख तक सिमट गई। इस बार टारगेट पिछली बार से 10% ज्यादा वोट हासिल करने का है। क्या बूथ स्तर तक की रणनीति पार्टी को 51% वोट शेयर के टारगेट तक पहुंचा पाएगी? जवाब तो देना होगा। भोपाल में शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो रस्मन सबसे पहले उन मेहमानों का परिचय है जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं पंकज चतुर्वेदी, बीजेपी के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है पंकज जी का। दूसरे मेहमान है योगेश यादव, ये कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता है। योगेश जी का भी बहुत स्वागत है। और तीसरे मेहमान है दिनेश निगम त्यागी, पत्रकारिता का बड़ा चर्चित चेहरा है, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। त्यागी जी का भी स्वागत है। जाहिर तौर पर आज शुरुआत होगी पंकज चतुर्वेदी जी से। पंकज जी, ये एवरेस्ट की चढ़ाई जैसा लक्ष्य ले लेते हो आप लोग, हो जाएगा पूरा आपको लग रहा है? और कौन से वो कारक होंगे जो 51% वोट शेयर तक पहुंचाएंगे आपको? देखिए प्रवीण जी, भारतीय जनता पार्टी के देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं के लिए कोई भी लक्ष्य जो है वो एवरेस्ट के जैसा दिखता जरूर है, पर अपने प्रयासों से, श्रम से, योजनाओं से, नीति से, मार्गदर्शन से, दर्शन से भाजपा का कार्यकर्ता उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। और मैं, त्यागी जी हमारे साथ हैं, बड़े सीनियर पत्रकार हैं। मैं थोड़ा पीछे चलूंगा तो 2013 के मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत 44.88 यानी लगभग 45% था। यानी हम जो शिखर 51% का है उसके नीचे की चोटी पर 2013 में इससे कम कार्यकर्ता संख्या के आधार पर पहुंच चुके हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी बात नहीं है। और कारण प्रवीण जी बहुत स्पष्ट है। हम इसीलिए आश्वस्त हैं, आत्मविश्वास से भरे हुए हैं कि अभी चुनाव बहुत दूर है, पर चुनाव में क्या लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का होना चाहिए, किस प्रकार हम कमल के चुनाव चिन्ह को लेकर आगे चलेंगे, ये साफ है। और हर बूथ पर जिस प्रकार की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की होती है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता साथी जैसी तैयारी करते हैं, वो अपने आप में अद्भुत है। आप देखिए, लगभग 2.5 साल का समय शेष है मध्य प्रदेश के चुनाव में, पर 2.5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की तैयारी हो चुकी है। लक्ष्य बहुत स्पष्ट है। और प्रवीण, जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो उसका पथ स्पष्ट होता है, और पथ स्पष्ट होता है तो उसको पथ को प्राप्त करना सरल होता है। इसी दिशा में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और इसीलिए कहा जा रहा है, चाहे हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय BL संतोष जी हों, बूथ पर जाकर कार्यकर्ता मित्रों के साथ संवाद कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी बातचीत करें कि हम बूथ पर सबसे ज्यादा काम करेंगे, लगभग 65-68 हजार के आसपास बूथ मध्य प्रदेश में है, तो एक एक बूथ के स्तर पर योजनाबद्ध रूप से प्रयास किया जाएगा कि 51% वोट उस बूथ पर हासिल किए जाएं तो प्रदेश में सभी में प्राप्त हो जाएंगे। तो भाजपा के लिए और भाजपा के कार्यकर्ता के लिए योगेश जी पहला सवाल बहुत पार्टी की विशेषता। योगेश जी, ये तो ये कह रहे हैं कुछ भी असाध्य नहीं है। उन्होंने उदाहरण भी दे दिया कि 2013 के चुनाव में कमोबेश इसके आसपास ये पहुंच गए थे। और दूसरी बात यह है कि अगर इसे सकारात्मक तरीके से देखें, आलोचना तो ठीक है हम लोग करते ही रहेंगे और इस डिबेट के दौरान भी शायद करेंगे, लेकिन अगर सकारात्मक तरीके से देखें तो अभी 2.5 साल 2 साल लगभग बचा हुआ है। और अगर अभी से बड़ा लक्ष्य लेके काम कर रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि इनकी तैयारी ज्यादा बेहतर है? देखिए, मैं प्रवीण जी भारतीय जनता पार्टी का आलोचनात्मक परीक्षण नहीं करना चाहता हूं। इनका दम्भ, इनका गुमान, इनका भ्रम इनके साथ बना रहे, अच्छा है, बेहतर है। इससे पहले भी इन लोगों को 2018 के पहले एक दम्भ था, अहंकार था, और ये कहा था इन लोगों ने कि चुनाव तो मैनेज किया जा सकता है, इसलिए बोल गए कि अब की बार 200 पार, उसके बाद ये 100 के बाद 103, 104 बड़ी मुश्किल से मुश्किल पहुंच पाए। भारतीय जनता पार्टी का जो एक दम्भ है ना कि चुनाव मैनेज होता है, तो नारों, शिगुफों और आयोजनों की सरकार पहले भी रही है। और इन्होंने पहले भी, हम तो आज भी मानते हैं कि 2018 में हम चुनाव हारे नहीं, बाद में चुनाव को खरीद फरोख्त की गई, वो एक अलग मसला है। और प्रजातंत्र में एक दुर्भाग्यशाली क्षण आया कि इस तरह खरीद फरोख्त के कारण भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ काबिज हुई है। लेकिन फिर भी कांग्रेस हर बात को स्वीकार्यता देते हुए हमारे पास अपनी क्रिएटिविटी है। हमारे आपका लक्ष्य क्या है प्रवीण जी? हमारी क्रिएटिविटी है। आदिवासियों के साथ जिस तरीके से अत्याचार हुआ, पिछड़ा वर्ग के साथ 27 जो प्रतिशत के मामले में आज तक भूल रवैया चल रहा है, प्रशासनिक तौर पर उसमें सचेतना नहीं है। जिस तरीके से दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, आदिवासियों को, चाहे शिवपुरी की घटना हो, चाहे नेमावर की घटना हो, खरगोन की घटना, आप अच्छी तरह जानते हैं। अब आदिवासी प्रेम दिखाने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। अगले सवाल में फिर आऊंगा आपके पास, आपका टारगेट प्रवीण जी मेरी पूरी बात अभी वक्त है। योगेश जी ठीक है, आऊंगा। योगेश जी, शुरुआत है अभी तो, मतलब अभी तो ये आगाज है, अंजाम तक तो बहुत वक्त है अभी। एक बार दिनेश जी को इन कर लेते हैं, तीसरे मेहमान हमारे साथ हैं और बहुत देर से हमारे साथ हैं और मौन है। दिनेश जी, दोनों पार्टियों के तुलनात्मक अगर हम देखें
तो ये जो इन्होंने जो लक्ष्य दिया बीजेपी, आपको लगता है कि पहुंच पाएंगे ये वहां तक? और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस जो जिन एजेंडों का जिक्र कर रही है, ये एजेंडे उसके लिए फायदेमंद होंगे? प्रवीण जी, दोनों अपने तरीके से सही हैं काफी हद तक। भाजपा की अगर बात करें, भाजपा टारगेट तय करती है, अपवाद छोड़ दें तो टारगेट कभी पूरे नहीं हुए। लोकसभा चुनाव में मान लें या यूपी के चुनाव को मान लें, इसके अलावा पंजाब है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, झारखंड है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, जहां जहां टारगेट जिन्होंने भाजपा ने बनाए वो टारगेट पूरे नहीं हुए, अपवाद स्वरूप कभी कभार हो गए। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि भाजपा बहुत पहले से तैयारी करती है, टारगेट फिक्स करती है, और जैसे ही कार्य समिति की बैठक में उससे भी पहले कहने लगे थे भाजपा के नेता कि इस बार हर बूथ में 51% वोट भाजपा को मिले, इस लक्ष्य को लेकर काम चलना है। ये तो अमित शाह जी का दिया हुआ टारगेट है। जी, अमित शाह ने दिया था, काफी पहले दे दिया था, और उस दिशा में पूरी पार्टी काम पे जुट गई। हर कार्यकर्ता को, हर नेता को मैसेज दिया जा रहा है, चाहे इनके राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संतोष जी हों, जहाँ इनके सह संगठन महामंत्री हैं जो यहाँ शिव प्रकाश जी जो यहाँ उनका मुख्यालय है, चाहे इनके प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव हों, मुख्यमंत्री हों या प्रदेश अध्यक्ष हों, हर कोई हर स्तर पर कोशिश कर रहा है कि उनका जो मैसेज है, पार्टी नेतृत्व का जो मैसेज है, हर कार्यकर्ता तक पहुँचे, और कोशिश ये हो कि हमें 50% ऊपर वोट हर बूथ में चाहिए, जीत भर नहीं चाहिए। तो कहने का मतलब ये कि पार्टी उस दिशा में काम कर रही है, प्रयास कर रही है, बहुत पहले से कर रही है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस संगठन की दृष्टि से, संगठन की तैयारी की दृष्टि से कमजोर है। बीएल संतोष जी भाजपा के सबसे बड़े नेता हैं, और वो इस दौरे में आए तो उन्होंने बूथ की बैठक भी ले ली, उन्होंने मंडल की बैठक भी ले ली, उन्होंने जिले की बैठक भी ले ली, उन्होंने मंत्रियों की बैठक भी चले गए, वो इंदौर उज्जैन सब जगह चले गए। जी, हर स्तर पर बैठक ले ली और एक मैसेज दे दिया कि पार्टी का बड़ा से बड़ा नेता छोटे से छोटे कार्यकर्ता से संपर्क कर सकता है, और उस दिशा में कोशिश हो सकती है। अब टारगेट पूरा होता है कि नहीं होता है, ये अलग होता है। कांग्रेस को यह सोचना चाहिए कि भाजपा का जो संगठन है, भाजपा की जो कोशिश है, उससे मुकाबला कैसे करेगी। ये तो भाजपा की सरकार है, तो जो है, जो बुराइयां हैं, भाजपा की जो असफलताएं हैं, या अपराध हैं, या आदिवासी हैं, दूसरे मुद्दे हैं, उनको लेके सिर्फ आप चाहते हो कि नाराजगी के कारण हमें वोट मिल जाएगा, सिर्फ इससे पार्टियां चुनाव नहीं जीतती हैं, बाय डिफॉल्ट आगे नहीं जाएगी, ये दिनेश जी का कहना है। एक बार पंकज जी को इन कर लेते हैं। पंकज जी, पिछली बार वही सवाल जो मैंने अपने पैकेज में भी रखा था, वो ये कि तो 1 करोड़ तो आपके पास कुल जमा उस समय आपके कार्यकर्ता ही थे, और 1,50,00,000 के आसपास वोट मिला, 1 करोड़ 55 लाख। तो मैं ये कह रहा हूं कि पिछली बार भी नहीं पहुंच पाया आंकड़ा वहां तक, अब ऐसे मिस कॉल के जरिए बनाओगे या क्या करोगे, कहां तक पहुंचाओगे? दूसरा, जो त्यागी जी कह रहे एजेंडे बहुत सारे आपके खिलाफ हैं, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी हमेशा गवर्नमेंट के खिलाफ होती। देखिए प्रवीण जी, थोड़ा समय दीजिएगा, 2-3 सवाल आपने एक साथ पूछे। पहला सवाल तो ये, तो उसका उत्तर मैंने आपको दिया कि 2013 में इससे कम कार्यकर्ता की संख्या के बाद भी भारतीय जनता पार्टी 45%, 44.88% मत शेयर के साथ 2003 में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये मत प्राप्त किया है, जनता का आशीर्वाद प्राप्त किया है। और अब भारतीय जनता पार्टी सोच रही कि विजय से आगे क्या। जो त्यागी जी ने कहा कि जीत तो सुनिश्चित है, पर बूथ पर जीत हो 51% मतों के साथ, और इसीलिए ये योजना बनाकर कार्य किया जा रहा है। प्रवीण जी, कांग्रेस पार्टी बात कर रही थी कि हम ओबीसी के लिए काम नहीं करते। अरे कांग्रेस पार्टी ने क्या काम किया? विधानसभा में कमलनाथ जी की सरकार कोर्ट में हलफनामा देते कि मध्य प्रदेश में ओबीसी की आबादी 27% है, तो 27% ओबीसी की आबादी के 27% आरक्षण मांगते ना इनका वकील खड़ा होता ना कोई कोर्ट में जाते हैं। आदिवासियों को लेकर पैसा एक्ट 1996 का बना है, 2003 तक दिग्विजय सिंह जी की सरकार पैसा एक्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार लागू करती, कमलनाथ जी लागू नहीं करते। घर घर राशन पहुंचाने की योजना, शिक्षण की, स्वास्थ्य की, सिकल सेल एनीमिया, तमाम क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। और वही काम अनुसूचित जनजाति के विषय में कर रहे हैं। अनुसूचित जनजाति हो, अनुसूचित जाति हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास भारतीय जनता पार्टी का नारा है। और इसी मंत्र के आधार पर प्रवीण जी 51% मत लेने की योजना भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है, और भारतीय जनता पार्टी के देव दुर्लभ कार्यकर्ता के श्रम से, मध्य प्रदेश की जनता की कृपा से वो इसी मध्य प्रदेश में देव दुर्लभ कार्यकर्ता। योगेश जी को इन कर लेता हूं। योगेश जी की वो पिछले बार की शिकायत भी रह जाएगी कि ज्यादा वक्त नहीं मिला। योगेश जी, मूल बात जो है वो ये है, त्यागी जी भी इस बात से सहमत है, हम भी हमेशा देखते हैं। मैंने पंकज जी से भी पूछा अभी कि ये ठीक है कि एजेंडे तो दिखते हैं और गवर्नमेंट के खिलाफ ही दिखते हुए, जाहिर सी बात है, जो भी होगा, लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा तो सरकार जिम्मेदार, ये होगा सरकार जिम्मेदार, कोविड में ठीक नहीं हुआ सरकार जिम्मेदार,
ये आपके पक्ष में कैश होना महत्वपूर्ण ये है। आप अगर सोच रहे हो कि बाय डिफॉल्ट आगे जाओगे तो कैसे संभव है? त्यागी जी ने उदाहरण भी दिया बीएल संतोष जी का। देखिए प्रवीण जी, ये जिस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि देव दुर्लभ कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी में देव दुर्लभ कार्यकर्ता का सम्मान मान नहीं है, यहाँ देव दुर्लभ मंत्री हो गए। आप समीक्षात्मक दृष्टिकोण कर रहे हैं तो संगठनात्मक रूप से आप ये कह रहे हैं डोर टू डोर जाएंगे, लेकिन डोर टू डोर जो आने वाले मंत्री के दरवाजे पर खड़ा रहता है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, उसका क्या हश्र हो रहा है, उसका क्या मान हो रहा है, उसके बारे में भी आप एक बार समीक्षा कर लीजिए। उन मंत्रियों के बारे में समीक्षा कर लीजिए जो अर्गनल बोल रहे हैं, चाहे सामान्य जाति के बारे में बात हो। आप अपने संगठन के नेता के बारे में समीक्षा कर लें जो ब्राह्मण जाति को जेब में रखने की बात कर रहे हैं, जो आदिवासियों के मैटर पर किस तरीके से बयानबाजी हो रही है आप अच्छी तरह जानते हैं। आप बिसाहू लाल सिंह की बयान पर भी समीक्षा कर लें। आपके पास निरंकुश लोग हैं, निरंकुश सरकार है, आप प्रशासनिक तौर पर कितने खोखले हैं, आप कार्यकर्ताओं के पास पहुंचकर क्या जीत जाएंगे? एक छोटा जवाब जल्दी से फिर दिनेश जी के पास जाऊंगा। तो इन्हीं की चूक को अपनी जीत मानेंगे योगेश जी? मेरी पूरी बात क्या हमारी क्रिएटिविटी यह है कि कमलनाथ जी की स्वर्णिम सरकार जिसपे हमने एक विजन देखा था, एक नियोजन देखा था, मध्य प्रदेश को सदृढ़ मध्य प्रदेश बनाने की परिकल्पना थी और हम आर्थिक आधार पर, सामाजिक आधार पर, प्रशासनिक आधार पर उस तरफ बढ़ते जा रहे थे। हम कर्ज लेकर घी नहीं पी रहे थे। 2.5 लाख करोड़ का कर्ज मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार सप्लीमेंट्री भी ले ली आपसे बहुत जवाब। पंकज जी बहुत छोटा प्लीज, फिर ये दिनेश जी के पास जाएंगे। पंकज जी छोटा, जल्दी, बहुत छोटा। आप देखिए, मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि भाजपा का कार्यकर्ता देव दुर्लभ कार्यकर्ता है। प्रवीण जी, भाजपा का कार्यकर्ता देव दुर्लभ कार्यकर्ता है, कांग्रेस में कार्यकर्ता दुर्लभ है। ना कार्य है ना कार्य समिति है। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति हुई, प्रदेश कार्य समिति हुई, जिले की कार्य समिति, मंडल की कार्य समिति है, जिलों का प्रशिक्षण। खुश रहिए ना भाई, ये लोग आपका विरोधी कमजोर है तो मगन रहिए ना। एक मिनट दिनेश जी को, कांग्रेस के लोग दिनेश जी को इन करूंगा तो मगन रहिए भाई, मगन रहिए। मगन नहीं रहते, मगन तो कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी रहते हैं। दिनेश जी को इन करेंगे। दिनेश जी, ये तो तय बात है, मतलब हम लंबे वक्त से, मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हो, आप सीनियर हो मेरे से और लंबे वक्त से आप देख रहे होगे कि कांग्रेस तो ऐसे इनकी तरह ऑर्गेनाइज कभी काम करती नहीं रही है, फिर भी गवर्नमेंट बनाती है। वैसे ऑर्गेनाइज नहीं करती कि भाई गांव-गांव जाए, बूथ, पन्ना, पेज, कितने तरह के इन्होंने प्रभारी बना रखे, वो नहीं बनाते, लेकिन बना तो लेते हैं। भाई दिग्विजय सिंह जी ने भी 10 साल चलाई ना, फिर इसके बाद फिर भी बनी, अभी फिर बनी। तो लगता है आपको कि जो, फिर उसी बात पे आऊंगा कि जो यहाँ के खराब एजेंडे हैं या जिन पर फोकस अभी योगेश जी की बातचीत से दिखा, भी इनको लग रहा है कि ये वोट में तब्दील हो जाएगा? प्रवीण जी, ये ठीक है, पंकज जी कह रहे हैं कि भाजपा का देव दुर्लभ कार्यकर्ता और भाजपा का ऑर्डर बेस्ड पार्टी है, देव दुर्लभ कार्यकर्ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कांग्रेस के पास देव दुर्लभ कार्यकर्ता नहीं है। कांग्रेस इतनी बुरी स्थिति में आने के बावजूद, लगातार सरकार में न रहने के बावजूद, कांग्रेस के पास इतना कार्यकर्ता है कि हर जगह भाजपा का मुकाबला करता है, हर जगह लड़ाई लड़ता है और उसी का नतीजा है कितने साल बाद शिवराज जी की जगह जो है कांग्रेस की सरकार आ गई। तो देव दुर्लभ कार्यकर्ता तो कांग्रेस के पास भी है, चूंकि सरकार भाजपा की है। तो ये जो अपन ने चर्चा की, जितनी भी बातें आई, जितने भी मुद्दे आएंगे, सरकार के पक्ष में आते हैं और सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी चलती है। इसीलिए मैंने कहा कि भाजपा जितनी मेहनत करती है, भाजपा जितनी कोशिश करती है संगठन की दृष्टि से, अगर कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को वैसा संगठन की दृष्टि से मुस्तैद कर दे, संगठन के बीच में वैसा काम कर ले, बूथ बूथ पे काम कर ले, तो कांग्रेस कहीं से भी भाजपा से कमजोर नहीं है। भले उसके 1 करोड़ न सही 10 लाख कार्यकर्ता हो, 5 लाख कार्यकर्ता हो, चाहे जितने कार्यकर्ता हो, ये महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन कांग्रेस का भी देव दुर्लभ कार्यकर्ता गांव-गांव, कस्बे हर बूथ में है। बस सवाल यह है कि मेहनत कौन कर रहा है, तैयारी कौन कर रहा है। तैयारी की दृष्टि से कांग्रेस पिछड़ जाती है। मुद्दे हैं कांग्रेस के पास, सरकार के खिलाफ मुद्दे हैं। इन मुद्दों की वजह से ही पिछली बार जो है कांग्रेस की सरकार आ गई थी, लेकिन कार्यकर्ताओं को संभाल नहीं पाई। इस बार योगेश जी का ही ऋण करते। योगेश जी, ये उस बच्चे की तरह कह रहे हैं त्यागी जी, जो जिसके पास जवाब तो होते हैं, पढ़ाई लिखाई भी ठीक होती है, लेकिन एग्जाम में तैयारी बिल्कुल नहीं करता, लिहाजा जब रिजल्ट आता है तो उसके खिलाफ जाता है। योगेश जी, आपकी पार्टी के लिए आकलन है उनका। जी प्रवीण जी, देखिए, कांग्रेस एक आंदोलन है, कांग्रेस की अपनी नीति है, कांग्रेस का अपना एक लक्ष्य है। कांग्रेस सिर्फ चुनाव को मैनेज के हिसाब से ही अपने आप को तैयारी नहीं करती है। कांग्रेस का मौन मगन कार्यकर्ता, जो स्वयं स्फूर्त चेतना से जितना कार्यकर्ता, आज भी ग्रामीण क्षेत्र में इतना भावुक कार्यकर्ता,
बूथवार हमारा कार्यकर्ता, इसी के तो परिणाम है। नहीं तो आप लोगों ने तो लक्ष्य तय कर दिया था भारतीय जनता पार्टी ने कि कांग्रेस नहीं है। अब कांग्रेस क्या नहीं, अब भारतीय जनता पार्टी का हश्र ऐसा होने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश से गायब हो रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि आदिवासी सम्मेलन आप सरकार फिर ज्यादातर बाई इलेक्शन हारे क्यों आप? नहीं, अब अच्छा भी रहा, बेटर देन पास्ट। ये नहीं कहेंगे कि हम बिल्कुल वो हैं। हमने उन स्थितियों में जीता है कि जहां आपने कलेक्टर से लेकर सारी प्रशासनिक क्षमताओं को आपने भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनाया, उसके बाद भी कांग्रेस के कार्यकर्ता ने मजबूती से कार्य किया। हमारी तरफ से आप आदिवासी सम्मेलन कराते हैं तो सरकारी प्रयोजन करते हैं। हमारे आदिवासी सम्मेलन चाहे बड़वानी हो, चाहे खरगोन हो, चाहे बालाघाट हो, चाहे शहडोल हो, सभी जगह हो रहे हैं। हमारे यूथ कांग्रेस के सम्मेलन हो रहे हैं, हमारे महिला सम्मेलन हो रहे हैं, हमारे छात्र राजनीति के हमारे बच्चे डंडे खा रहे हैं, सब सड़क पर है। प्रचार आप कर लेते हैं, बयान भी कर देते हैं, हम तो प्रशासनिक खोखले प्रचार बहुत कर लेते हो पंकज जी, आप प्रचार बहुत कर लेते हो आप। ये लोग प्रचार नहीं कर पाते, लेकिन इनका कार्यकर्ता गांव-गांव लगा हुआ। पंकज चतुर्वेदी, प्रवीण जी काम करते हैं तो प्रचार और प्रसार मिलता है, हवा में प्रचार प्रसार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, कांग्रेस में विघटन है। ये बात कर रहे हैं कि बेटर देन पास्ट, इट वाज द लास्ट, अब दोबारा नहीं आएंगे। और कहां पहुंचे प्रवीण जी? बहुत जोर लगा कि तो भी बीजेपी 41% मत थे, कांग्रेस के 40% थे। सीटों में 2-4 सीटों का अंतर था। और उसके बाद क्या शुरू हुआ? कोई बंपर मेजॉरिटी ले आई थी कांग्रेस क्या 2018 में कि 200 सीट लेकर आ गई थी? 2-4 सीटों के अंतर से सरकार बनी, और कैसे की सब जानते हैं। नीचे से सरक गई कमलनाथ जी की सरकार, अहंकार में आसमान पे थे, नीचे देखते नहीं थे। कहां सरकार चलेगी पता ही नहीं है, आ गए सड़क पर। इसीलिए तो सवाल प्रवीण जी इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी के देव दुर्लभ कार्यकर्ता के मुकाबले कांग्रेस में कार्यकर्ता दुर्लभ हैं, मिलते नहीं है। चलते जी बहुत छोटा जवाब, बिल्कुल वाइंड अप टाइम है। मैं आगे की बात जाना चाह रहा था। बहुत छोटा योगेश जी, बहुत कहां कांग्रेस है कहां पर? कांग्रेस है कहां पर? पूछिए ना इनसे, कहां पर? तो ये बता रहे हैं ना कि कांग्रेस का है। कांग्रेस आजादी के पहले भी, आजादी के बाद भी कांग्रेस है। कांग्रेस एक आंदोलन है, 1000 साल तक। अरे वो दूसरी कांग्रेस थी, ये फिरोज गांधी कांग्रेस है। क्या है आपकी? योगेश भाई वो दूसरी कांग्रेस थी, ये फिरोज गांधी कांग्रेस है। भारतीय जनता पार्टी का वो फिरोज गांधी कांग्रेस है, ये वो आजादी वाली कांग्रेस से मत। माफ कीजिए, ज्यादा मैं दिनेश जी की बात की इजाजत नहीं देता। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का, यहीं पर रोकूंगा दोनों को, और तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। त्यागी जी की बात से बिल्कुल मैं पूरी तरह सहमत हूं कि कॉर्पोरेट सेक्टर भी टारगेट तो दिए जाने के लिए होते हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो सक्षम कर्मचारी होते हैं वो प्रयास भी करते हैं कि उस टारगेट को अचीव किया जाए। होगा कि नहीं होगा, ये एक बड़ा सवाल है। जो त्यागी जी कह रहे हैं वो एक बड़ा सवाल है कि भाई कई बार जो पुराने अनुभव है वो दिखा रहे हैं कि कई बार जो भी टारगेट दिया गया वहां तक पहुंचा नहीं गया। लेकिन फिर भी इस बात को लेके सोचना चाहिए कांग्रेस को कि जिस तरह से तैयारी और स्पीड बीजेपी में दिख रही है, क्या उनकी स्पीड उतनी ही है? क्या कुछ होगा ये सब तय होगा 2023 के इलेक्शन में। लेकिन फिर भी आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे कि जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।